प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लेंगे पुनर्बीमाकर्ता के लाभ अथवा महत्ता, सिग्निफिकेंस और एडवांटेजेस ऑफ री इंश्योरेंस। इसमें अपन दो कैटेगरी में इनको डिस्कस कर सकते हैं। नंबर वन तो वे लाभ जो इंश्योरर्स को होते हैं, और नंबर टू वे लाभ जो मूल बीमित को अर्थात इंश्योर्ड, ओरिजिनल इंश्योर्ड को होते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं कि इससे बीमाकर्ताओं को क्या क्या लाभ होते हैं। द एडवांटेजेस दैट एक्रू टू इंश्योरर्स, इसमें नंबर वन है सुरक्षा। चूँकि एक बीमाकर्ता जो कि बहुत बड़ी राशि का बीमा कर लेता है, अथवा अन्य शब्दों में कहें तो अपने सामर्थ्य से अधिक का बीमा कर लेता है, जो कि उसके लिए इकोनॉमिकली वायबल नहीं है अगर वास्तव में जोखिम सारे उत्पन्न हो जाएं तो। लेकिन दूसरी बात यह है कि मेरे पास अगर कोई व्यवसाय आ रहा है एज बीमा करता, तो मैं उससे मना करूं कि भाई अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, वो भी उचित नहीं है। एक व्यवसायी को कभी भी ग्राहक को लौटाना तो नहीं चाहिए। तो मैं मेरे सामर्थ्य से अधिक अगर बीमा कर लूं तो मैं अतिरिक्त रिस्क आमंत्रित कर लूँगा। लेकिन चूँकि पुनर्बीमा की व्यवस्था होती है, ऐसा नहीं होता और मूल बीमाकर्ता पुनर्बीमा आधिक्य का पुनर्बीमा कराकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और पुनर्बीमा उसे सुरक्षा प्रदान कर देता है। नंबर टू है अनिश्चितताओं में कमी। एक सिंपल लॉ है, लॉ ऑफ एवरेजेस। सपोज कीजिए आपने 10 बीमा किए। 10 बीमा आप भांति भांति के इसलिए कर पा रहे हैं, बड़ी बड़ी राशि के, क्योंकि आपको पुनर्बीमा की सुविधा है। अब इसमें किसी एक में बहुत ज़्यादा रिस्क है, किसी एक में बहुत कम है, किसी में मॉडरेट रिस्क है। इन सब का औसत लेंगे तो कुल रिस्क जो हो जाएगा, औसत रिस्क, वो कम हो जाता है। अर्थात औसत जो अनिश्चितता है भविष्य में दावे निपटारे की, वो कम हो जाती है। तो पुनर्बीमा के माध्यम से चूंकि मैं अतिरेक दायित्वों का हस्तांतरण या बीमा किए गए वहन किए गए जोखिमों के एक भाग का हस्तांतरण एज बीमाकर्ता अन्य पुनर्बीमाकर्ता को कर सकता हूं, बल्कि अन्य बीमाकर्ता जो मेरे एक भाग का बीमा करने के लिए, जोखिमों के एक भाग का बीमा करने के लिए तैयार हो जाता है, उसी को पुनर्बीमा करते हैं, पुनर्बीमाकर्ता कहते हैं। तो जब मैं जोखिमों का एक भाग पुनर्बीमाकर्ता को हस्तांतरित कर सकता हूं, तो मैं भांति भांति के अलग अलग प्रकार के बड़े बीमा पत्र स्वीकार कर लेता हूं और जारी कर देता हूं, बीमा प्रस्ताव स्वीकार कर लेता हूं और बीमा पत्र जारी कर देता हूं। इससे कुल अनिश्चितताओं में औसतन कमी आ जाती है, क्योंकि हर प्रकार के प्रस्ताव मैं स्वीकार कर कर और उनका बीमा करने में सक्षम हूँ। क्योंकि अगर मैं अतिरेक बीमा कर लेता हूँ तो आधिक्य को मैं पुनर्बीमाकर्ता को ट्रांसफ़र करने में सक्षम हूँ। ऐसे ही व्यवसाय क्षमता में वृद्धि होती है। अब व्यवसाय क्षमता में वृद्धि इसलिए होती है, से फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा एक रो में 20 दवाई की दुकानें हैं, ठीक है। आप पर्ची लेकर नंबर 1 दुकान पर गए, क्योंकि आपका उसमें विश्वास है, या वो आपका परिचित है, या सदैव आप उसी के पास जाते रहे हैं। आपने देखा आपके फादर फोर फादर्स जो भी थे, आपने शायद ये देखा कि भाई उसी दुकान से हमेशा से अपन तो क्रय करते हैं। अब उस पर्ची में अगर 6 दवाइयाँ लिखी हैं और उसके पास 3 ही हैं, और वो आपको कह दे भाई सारी तो नहीं है, और आप चाहते हो कि मैं जगह जगह कहाँ घूमूँ, अगर किसी दुकान पर सारी मिल जाएगी तो वहीं से ले लूँगा, और आप 10 दुकानों पर घूमोगे, तो पहली बात तो अगर वो ये कह दे कि साहब मेरे पास तो 3 ही दवाइयाँ हैं, तो फिर आप हो सकता है उससे दवाई नहीं लोगे और अन्य दुकानों का रुख करोगे जहाँ ये सारी दवाइयाँ एक साथ मिल सकती हैं। लेकिन ऐसा कहना उस दुकानदार की मूर्खता होगी। वो ये सारी दवाइयों के लिए आपको कहेगा ओके वेट फॉर 5 मिनट्स। जो 3 दवाइयाँ उसके पास हैं वो आपको उपलब्ध करा देगा, और बाकी कहेगा ओके वेट फॉर 5 मिनट्स। बाकी 3 दवाइयाँ वो अपना जो कोई लड़का है काम करने वाला, उसको बेचकर बाकी दुकानों पर पहुँचवाकर उनसे मंगवाकर आपको तो 6 दवाइयाँ अपने यहाँ से ही प्रदान करेगा। तो ऐसा अगर बीमाकर्ता के लिए सुविधा हो जाती है कि आप तो निश्चित होकर
लगातार व्यवसाय करते रहिए। अगर एक्स्ट्रा व्यवसाय आपने कर लिया है जो कि आपके सामर्थ्य का नहीं है, तो आप उस जोखिम को अन्य बीमाकर्ता को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो मूल बीमित आपके पास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, उनको आप चूंकि इनकार नहीं करते, अगर प्रस्ताव वायबल है तो आपकी ख्याति भी बढ़ती है और इससे व्यवसाय भी बढ़ता है और व्यवसाय करने की क्षमता भी बढ़ती है, क्योंकि आप अधिकाधिक व्यवसाय स्वीकार कर रहे हैं तो किसी को इस बात का भान नहीं होता कि आप आगे क्या कर रहे हैं, पुनर्बीमा के माध्यम से रिस्क ट्रांसफर कर रहे हैं या इससे किसी को कोई सरोकार नहीं है। आप अगर दावा निपटारा वगैरह विधिवत कर पा रहे हैं और व्यवसाय अधिकाधिक स्वीकार करने में सक्षम है तो आपकी ख्याति बढ़ेगी, व्यवसाय क्षमता बढ़ेगी और व्यवसाय बढ़ेगा। विध्वंसक जोखिमों का भी बीमा पुनर्बीमा के कारण संभव है। कैटास्ट्रॉफिक जो रिस्क होते हैं, जैसे भूकंप से, बाढ़ से, तूफान से, अन्य व्याधियों से, महामारी से, पहले इनका बीमा करना यूँ संभव नहीं था कि इनमें बीमा राशि और दावा राशि दोनों ही बहुत बड़ी होती हैं। संस्थाएं अगर कराएंगी तो बहुत बड़ी तो बीमा राशि का कराएंगी, और अगर वास्तव में वो रिस्क उत्पन्न हो जाता है तो बहुत बड़ा दावा भी आपको देना पड़ेगा। तो बजाय ऐसे धर्म संकट में फंसने के, बीमाकर्ता इस प्रकार की जोखिमों का बीमा पहले करते ही नहीं थे। लेकिन अब चूंकि पुनर्बीमा के माध्यम से आप रिस्क का केवल उतना ही भाग अपने पास रखते हैं जितना कि आप स्वयं वहन कर सकेंगे अगर वास्तव में जोखिम उत्पन्न हो जाता है तो, और शेष पुनर्बीमाकर्ताओं को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ऐसी जोखिमों का भी अब बीमा करना संभव हो गया है। तो थैंक्स टू री इंश्योरेंस which has made it possible to get catastrophic risks also insured, because they imply very large amount of insured sum, and in case of claims a large amount has to be paid to the insureds. व्यवसाय से बाहर निकलने में सुविधा। अब सपोज कीजिए कोई इंश्योरर जिसने कि इंश्योरेंस बिजनेस करना प्रारंभ किया था, अपने व्यवसाय से विड्रॉ करना चाहता है कंप्लीटली। आइदर द इंश्योरर इज डाइवर्सिफाइंग, या तो अन्य व्यवसाय प्रारंभ कर रहा है या अन्य देश में स्थापित होना चाहता है, कैसा भी हो वाइंड अप कर उससे बाहर निकलना चाह रहा है। वेल एंड गुड, ऐसा संभव है। वो अपने द्वारा अब तक जितने भी दावे पेंडिंग हैं, बीमा जो पॉलिसीज पेंडिंग हैं, उनका री इंश्योरेंस कराकर अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। इसमें सुविधा यूँ होती है कि री इंश्योरेंस केवल उन्हीं बीमाओं में कराया जाता है जो कि क्षतिपूर्ति वाले होते हैं, और क्षतिपूर्ति वाले जो बीमा जितने भी होते हैं उनकी अधिकतम अवधि प्राय 1 वर्ष होती है। उससे अधिक अवधि के वे एक बार में नहीं किए जाते, यद्यपि इनका नवीनीकरण कराया जा सकता है। तो चूंकि 1 वर्ष के अंदर अंदर सारे ही बीमा मैच्योर हो जाएंगे, बीमा पत्र मैच्योर हो जाएंगे, तो जब भी बीमाकर्ता विड्रॉ करने की सोचता है वो इनको अन्य पुनर्बीमाकर्ता को ट्रांसफ़र करके और अपने आप को विड्रॉ कर सकता है। और इन केस ऑफ क्लेम्स पुनर्बीमाकर्ता से वो क्लेम करेगा और स्वयं जो दावा करता है उसको दावा राशि का भुगतान कर देगा। तो इससे उसे अतिरिक्त किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। लाभों एवं लाभदायकताओं में निरंतरता भी रहती है और स्थिरता भी रहती है, क्योंकि चूंकि आप उतना ही बीमा व्यवसाय कर रहे हैं जितना कि आपको व्यावहारिकता या यूँ समझ लीजिए इकोनॉमिक वायबिलिटी के हिसाब से करना चाहिए, आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार करना चाहिए। तो आप निश्चित रूप से लाभ कमाते हैं, और लाभदायकता में आपके जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता है उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। ऐसी उत्तरोत्तर वृद्धि से लाभों में एक तो निरंतरता बनी रहती है और लाभ मार्जिन जो है वो स्थिर रहता है, और उसमें चाहे आंशिक ही सही क्रमशः वृद्धि होती रहती है। नेक्स्ट लाभ यह है बीमाकर्ताओं को कि इससे अनइकोनॉमिक और अनहेल्दी कंपटीशन पर रोक लग जाती है, अनार्थिक और अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर रोक लग जाती है। क्योंकि मान लीजिए बाजार में 50 बीमाकर्ता हैं, कोई भी बीमाकर्ता अन्य बीमाकर्ता के लिए पुनर्बीमाकर्ता हो सकता है।
या मुझे अगर बहुत ज़्यादा रिस्क अपना ट्रांसफ़र करना है और बीमा करता एक पुनर्बीमा करता मेरा सारा अतिरिक्त भार वहन करने को तैयार नहीं है, तो मुझे एकाधिक बीमाकर्ताओं से संपर्क करना पड़ सकता है। तो प्रत्येक बीमाकर्ता अन्य बीमाकर्ता के लिए पुनर्बीमा करता हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, चूंकि किसी को भी किसी की भी कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है, उनके बीच अनार्थिक और अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है और वे म्यूचुअल कोऑपरेशन की भावना से कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। लाभों और ख्याति में वृद्धि इससे होती है। क्योंकि आप कभी भी किसी वायबल प्रस्ताव को मना नहीं करते, क्योंकि आप अतिरेक बीमा जोखिम जो आपने वहन कर लिए उसको पुनर्बीमाकर्ता को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो आपके लाभों में निरंतर स्थिरता के कारण लाभों में वृद्धि होती है और इससे ख्याति में वृद्धि होती है और व्यवसाय में और उत्तरोत्तर वृद्धि होती है और लाभों में और लाभदायकता में और वृद्धि होती है और ये चक्र चलता रहता है। नए बीमाकर्ताओं को स्थापित होने में सुविधा। पुनर्बीमाकर्ता वास्तव में नए बीमाकर्ताओं के लिए एक वरदान है। वरदान ऐसे है कि नए बीमाकर्ता जो कि प्रारंभ में इस व्यवसाय में कदम रखते हैं, उनके साथ यह रिस्क होता है कि अगर दावे जो उन्होंने बीमा पॉलिसी जारी की हैं उनमें दावों की संख्या अधिक हो गई तो उनको व्यवसाय से बाहर होना पड़ेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस बियर करना पड़ेगा। लेकिन शुरू में वो अपने अधिक भाग का री इंश्योरेंस कराकर धीरे धीरे स्थापित होते हैं और जैसे जैसे उनकी आंतरिक आर्थिक शक्ति बढ़ती जाती है वो व्यवसाय स्वयं अपने पास रिटेन करना प्रारंभ कर देते हैं और इससे नए बीमाकर्ताओं को धीरे धीरे स्थापित होने में सुविधा मिलती है। यूँ कहें तो पुनर्बीमाकर्ताओं के अस्तित्व का उनको संबल मिलता है, उनकी ख्याति का लाभ उनको मिल जाता है और इस प्रकार से नया बीमाकर्ता भी आसानी से इस व्यवसाय में स्थापित पुनर्बीमा कराने के माध्यम से हो जाता है। अब अपन दूसरी कैटेगरी लेंगे कि पुनर्बीमा से बीमितों को क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला तो यह है कि बेहतर सुरक्षा मिलती है। बेहतर सुरक्षा क्यों मिलती है कि न केवल मूल बीमा करता बल्कि अगर उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क बियर कर लिया है तो पुनर्बीमा के माध्यम से जिन भी पुनर्बीमाकर्ताओं को उसने उस रिस्क का ट्रांसफ़र किया है उन सभी बीमाकर्ताओं की आर्थिक स्थिति, ख्याति और संगठनात्मक शक्ति मिलकर इन जो मूल बीमित होते हैं के दावा निपटारे की गारंटी को सुनिश्चित करते हैं। अतः किसी भी स्थिति में एक बीमाकर्ता के डगमगा जाने से जिससे कि उसने मूलतः बीमा कराया है उसको इस बात की चिंता नहीं रहती कि उसका पूरा जो जिस चीज़ का उसने बीमा कराया था उसके संबंध में जो जोखिम है वो पूरा उसी को वहन करना पड़ सकता है अगर मूल बीमाकर्ता का अस्तित्व डगमगाता है या मूल बीमाकर्ता कोई गड़बड़ कर जाता है तो। क्योंकि हो सकता है उसने एक बड़े भाग का पुनर्बीमा कराया हो तो वो तो राशि मूल बीमाकर्ता के अस्तित्व के डगमगाने से उसकी प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि मूल बीमाकर्ता जो पुनर्बीमाकर्ता होगा वो मूल बीमाकर्ता को देगा और मूल बीमाकर्ता को वो राशि बीमित को देनी ही होगी। बड़ी राशि का संपूर्ण बीमा एक ही बीमाकर्ता से संभव है। अगर पुनर्बीमाकर्ता नहीं होता तो आप क्या करते? इसको यूं सोचिए कि अगर आपको कोई एक चीज़ से फॉर एग्जांपल आप बाज़ार गए और आपको किसी आयोजन के लिए 10 किलो बादाम एक साथ चाहिए। अब कोई कारणवश मान लीजिए उस समय कोई बीमारी फैली, मान लीजिए वो अचानक सर्दियों का मौसम प्रारंभ हुआ, सभी दुकानों पर या सप्लाई जहाँ से बादाम आते हैं वहाँ से रुक गई। आपने एक दुकान पर पूछा वहाँ 1.5 किलो उपलब्ध थे, दूसरी पर पूछा वहाँ 2 किलो उपलब्ध थे, तीसरी पर पूछा वहाँ 4 किलो उपलब्ध थे। तो मैं जगह जगह से मैं 5 दुकानों से मिलाकर 10 किलो बादाम खरीदूँ, ऐसा संभव नहीं है। अगर मैं यूँ कहूँ ऐसा संभव तो है
लेकिन इसमें असुविधा और कष्ट बहुत ज़्यादा है। और एक बात की संभावना और भी है कि मैं बजाय 5 जगह घूमने के किसी एक जगह ऐसी को ढूंढना पसंद करूंगा जहां से मुझे एक साथ सौदा मिल जाए। अब कोरोना काल में आपने देखा होगा कुछ दवाइयाँ, सैनिटाइज़र, मास्क, ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप घर के लिए मान लीजिए 10 मास्क खरीदने गए, दुकानदार ने कह दिया भाई मैं तो 2 ही दे सकता हूँ, दूसरे ने कहा 2 ही दे सकता हूँ, तो आपको 5 जगह इसके लिए घूमना पड़ेगा। कई दवाइयाँ ऐसी थीं जो पैरासीटामोल इत्यादि जो उस समय आपको अगर बड़ी मात्रा में खरीदना चाहते थे तो एक जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। तो ऐसा अगर बीमा के केस में हो जाए कि आप 1 करोड़ का बीमा कराना चाहते हैं, तो एक बीमा करता कहेगा मैं तो 10 का ही कर सकता हूँ, दूसरा कहेगा 20 का ही कर सकता हूँ, तीसरा कहेगा 20 का ही कर सकता हूँ, चौथा कहेगा साहब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 25 का कर सकता हूँ। तो आप 5-6 बीमा करताओं से बीमा पत्र आपको लेने पड़ेंगे, 5-6 प्रस्ताव करने पड़ेंगे, 5-6 जगह प्रोसेसिंग होगा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टप्रद हो जाएगा। चूँकि पुनर्बीमा कर की व्यवस्था है, इसलिए कितनी भी बड़ी राशि का बीमा एक ही बीमा करता कर देता है, और वह अगर आवश्यकता हो तो उसने अतिरिक्त जिस राशि का बीमा कर लिया है वो उसका पुनर्बीमा कराकर अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। अतः बीमित को बड़ी राशि का बीमा कराने के लिए एकाधिक बीमाकर्ताओं के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होती। विध्वंसक जोखिमों का भी बीमा संभव है। हमने बीमाकर्ताओं को जो लाभ हैं उसमें चूंकि ये पड़ा था, तो ये उनकी दृष्टि से तो इसलिए संभव हो पाया विध्वंसक जोखिमों का बीमा करना, क्योंकि अब वो अतिरिक्त या इन बड़ी जोखिमों को 6 या 7 पुनर्बीमाकर्ताओं के बीच बांटकर वहन कर सकते हैं। और बीमित के लिए इस बात का फ़ायदा हो गया कि वो अपनी विध्वंसक जोखिमों का जिनसे कि वह रूबरू होता है या जिनका कि सामना उसे भविष्य में करना पड़ सकता है और उससे जो भीषण हानि हो सकती है उसका भी बीमा करा सकता है, जो कि पहले संभव नहीं था। बीमाकर्ताओं के लोभ का दुष्प्रभाव नहीं। अब एक और समस्या आती है, यह आती है कि व्यवसायी कभी भी यह नहीं चाहता कि कोई व्यावसायिक अवसर मेरे हाथ से चला जाए। मान लीजिए अगर पुनर्बीमाकर्ता की व्यवस्था नहीं होती और एक बीमाकर्ता किसी एक बीमित के बड़ी राशि के प्रस्ताव को लोभवश स्वीकार कर लेता, क्योंकि जितनी बड़ी बीमा राशि का प्रस्ताव उतना ही अधिक प्रीमियम आता है, और अगर दावा निपटारा नहीं करना पड़े तो उतना प्रीमियम बीमाकर्ता के लिए एक आय हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ परसेंट जो खर्चे होते हैं उनको घटाकर। तो बीमाकर्ता इस लोभ से बड़ी राशि का बीमा कर लेता है कि बहुत क्षीण संभावना है दावा निपटारा की, लेकिन वस्तुतः दावा निपटारे की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है क्योंकि जोखिम उत्पन्न हो जाता है। ऐसी दशा में बीमाकर्ता हाथ खड़े कर सकता है, क्योंकि उसने लोभवश इतनी बड़ी राशि का बीमा कर लिया था, वस्तुतः उसका सामर्थ्य नहीं था। ऐसी स्थिति में बीमित को कष्ट हो सकता है। लेकिन अब चूंकि पुनर्बीमा की व्यवस्था है और कोई बीमाकर्ता अगर बहुत बड़ी राशि का जो उसके सामर्थ्य से बाहर है बीमा कर भी लेता है, तो इसका दुष्प्रभाव बीमित पर इसलिए नहीं पड़ता कि वो अपनी गलती को महसूस कर अतिरिक्त राशि जिसको कि उसने जोखिम के रूप में वहन कर लिया है पुनर्बीमाकर्ता को जोखिम के रूप में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो आई थिंक पुनर्बीमा, दोहरा बीमा, ये आपके समझ में आया। पुनर्बीमा क्यों बहुत ज़्यादा लाभदायक है यह आपके समझ में आया होगा कि पुनर्बीमा की व्यवस्था होने से बहुत सारी जो तकलीफ़ें हैं, ख़ास तौर से बीमाकर्ताओं के लिए यह बहुत ही एक मील का पत्थर साबित हुआ है। जैसे आप वापस अगर अपन रिकॉल करें तो विध्वंसक जोखिमों का बीमा करना संभव हो गया है। नए बीमाकर्ताओं को मार्केट में एंटर होने और एस्टेब्लिश होने में सुविधा होने लग गई है, क्योंकि वो धीरे धीरे मार्केट में अपना जोखिम का हिस्सा बढ़ा सकते हैं और शुरू में ज़्यादातर हिस्सा पुनर्बीमाकर्ताओं को ट्रांसफ़र कर और अपना रिस्क कम रखकर स्थापित हो सकते हैं। इसी तरह से लाभदायकता, लाभ में स्थिरता और ख्याति में वृद्धि संभव है, क्योंकि आप अतिरिक्त राशि जोखिम के रूप में वहन नहीं करते। तो पुनर्बीमाकर्ता एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था
बीमाकर्ताओं के बीच है और सभी बीमाकर्ता एक दूसरे के लिए पुनर्बीमाकर्ता परस्पर हो सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।